हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स में घर्षण का नियम, साथ में हम देखेंगे घर्षण गुणांक। जो घर्षण गुणांक होता है दो प्रकार से होता है, एक स्थैतिक घर्षण गुणांक और एक गतिक घर्षण गुणांक। तो दोनों चीज़ यहाँ पर सीखेंगे, बेहतर रूप से कोशिश करेंगे आपको समझा सकें। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें और इसके पहले जो भी मैंने लेक्चर प्रोवाइड किए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बच्चों। तो देर किस बात की, जाइए और वहाँ से तैयारी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो घर्षण के नियम को समझने से पहले घर्षण की परिभाषा पता होनी चाहिए। जैसे कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर रखी हुई है, यहाँ पर एक पृष्ठ है और इस पर कोई वस्तु रखी है। अब इस वस्तु पर हम बल लगाना चाहते हैं जिससे कि वस्तु अपने एक निश्चित दिशा पर गति कर सके। इधर मैं इसका बल लगाऊंगा, तब ये वस्तु क्या करेगा, इसके विपरीत में एक ऐसा बल कार्य करेगा जो इसके गति का विरोध करेगा, जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन यानी घर्षण, एफएस। ठीक है, और एफएस भी बोल सकते हैं। और जब हम बात करेंगे कैनेटिक की तो एफ के भी बोल सकते हैं। तो अभी आप स्मॉल एफ से दर्शाओ। स्मॉल एफ यानी घर्षण बल जो होता है हमारे बाह्य बल के हमेशा विपरीत होता है। कुल मिलाकर किसी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं तो वस्तु गति करने की कोशिश करता है, लेकिन उस वस्तु पर उस बल के विपरीत यानी जो हम बल लगा रहे हैं उसके विपरीत एक ऐसा बल कार्य करता है जिसके कारण वो गति करने का विरोध करता है। तो उसमें जो एक बल निहित है उसे हम बोलते हैं घर्षण बल या घर्षण कहते हैं। सिंपल, समझ में आया। अच्छा, ये जो घर्षण होता है हमेशा दो तलों के बीच में, ऐसा नहीं है कि भाई साहब केवल एक ही चीज में घर्षण लग सके, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम यहाँ पर स्केच के माध्यम से इस सफेद कागज पर लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा इसका नोक है, देख सकते हैं आप लोग, और जो हमारा ये कागज का तल है इसके बीच में घर्षण हुआ है, तब ये जो हमारा इंक है कागज पर है ना अंकित हुआ है। तो हर जगह घर्षण है, हर जगह घर्षण है। जैसे आप लोग पैदल चलते हो तो आपके स्लीपर और जमीन के तल के बीच कहीं ना कहीं घर्षण कार्य करता है, नहीं तो आप फिसल जाओ। तो जब आप बल लगा रहे होते हैं तो उसके विपरीत एक ऐसा बल कार्य करता है जो उस बल का विरोध कर सके। इसी कारण से प्यारे बच्चों क्या होता है कि वस्तु गिरता नहीं है, फिसलता नहीं है। ठीक है, तो ये घर्षण हो गया। अब घर्षण के नियम, घर्षण आपको पता हो गया कि घर्षण है क्या। घर्षण हमेशा दो प्रकार का होता है, एक आपका गतिक घर्षण और एक आपका क्या स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण का ये स्थिति ये है कि जैसे कोई वस्तु स्थिर है, उसको हम बल लगा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गति करने की कोशिश कर रहा है लेकिन गति नहीं कर रहा है, तब कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसा घर्षण बल कार्य करता है जिस कारण वो गति नहीं कर रहा है, स्थिर है। तो उसके इस हम घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं बच्चों। लेकिन उसी के विपरीत जब कोई वस्तु गति कर रहा होता है, गति कर रहा होता है, चाहे वो सर्पी घर्षण हो या लोटनी घर्षण हो, तो जब गति कर रहा होता है तब उसमें जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम गतिक घर्षण कहते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास ये स्केच है, इसको हम लुढ़का देते हैं बच्चों, ये देखो लुढ़क रहा है। तो इसके लुढ़कते समय इसके गति के विपरीत दिशा में एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो इसकी गति का विरोध कर रहा है, उसे हम बोलते हैं गतिक घर्षण, है ना। यानी लोटनी, लोट रहा है इसलिए लोटनिक घर्षण, जिसे बेलन घर्षण भी कहा जाता है बच्चों, समझ रहे हैं। इसके विपरीत में जब किसी वस्तु को खिसकाया जाए, सरकाया जाए, जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ पर देखो जास्मीन का, अनमोल जास्मीन, क्या बात है, ये लो। अब इसको मैं खिसकाऊंगा तो ये लुढ़क नहीं रहा है, बल्कि ये क्या कर रहा है, ऐसा खिसका रहा हूं तो ये फिसल रहा है ना, ये देखो ऐसा। तो ये लुढ़क नहीं रहा, तो ये फिर हमारा सर्पी घर्षण है, सरक रहा है भाई साहब, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर सरक रहा है, तो ये सर्पी घर्षण है। लेकिन इसको हम लुढ़का दिए भाई साहब, ये लो लुढ़का दो, लुढ़का दो, लुढ़का दो, तो ये लोटनिक घर्षण। तो गतिक घर्षण भी दो प्रकार का होता है, गतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। पिछले लेक्चर में मैंने बात कर ली थी, इसलिए मैं अभी यहाँ पर इसका डिटेल नहीं करूंगा। तो घर्षण बल की दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें वस्तु की गति करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब देखो जरा, मैं यहां से बल लगाऊंगा इस पर तो वस्तु आगे की ओर गति कर रहा है। अब इसके गति की दिशा आगे की ओर है तो बल इस गति के दिशा के विपरीत में घर्षण बल लग रहा होगा। दूसरा, घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तुओं के संपर्क तलों के समांतर होती है। अब संपर्क तल क्या हो गया, जैसे मेरा एक कागज हो गया और ये इसको टच कर रहा है तो इसका संपर्क तल ये हो गया, इसका ये हो गया, इसी के समांतर जो है घर्षण बल कार्य करेगा। सीमांत घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होती है। अच्छा, सीमांत घर्षण बल क्या होता है, ये चीज तो आपको समझना पड़ेगा बच्चों। सीमांत घर्षण क्या है, थोड़ा सा मैं इस मोबाइल को थोड़ा सा ऐसा ऊपर कर सकता हूं, देखो
कुछ यहाँ पर एक अमेजिंग चीज समझाऊंगा, देखना, ठीक है। समझना थोड़ा सा, सीमांत संतुलन समझ लो, इसके बाद सीमांत घर्षण समझना। ये लो भाई साहब, इसको मैं रख दिया। अब इसको मैं उठा रहा हूं, देखो अभी ये गति नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है। मोबाइल को एक सिरा उठा रहा हूं, ठीक है, देख लो आप लोग। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि गति करने ही वाला रहेगा। अभी भी नहीं कर रहा है गति, अभी भी नहीं कर रहा है, और उठा दो, ओ गति कर गया। मतलब भाई साहब इसको और करो, अभी गति ना करे तब तक उठाता हूं, लो इतना उठा दिया। अब इससे कहीं थोड़ा सा यदि, अब नहीं उठा सकता, यदि उठा दूंगा तो गिरेगा। वाह यार, इतना तक नहीं, चलो अभी भी चलो, अरे अब गिर गया। मतलब बच्चा फिसल रहा है, थोड़ा सा और नीचे, ऐसा। अब एक ऐसी स्थिति है, देखो वो हो फिसल गया, तो और नीचे करो, नहीं नहीं इतना करो। अब एक इसकी ऐसी स्थिति है कि ये सीमांत संतुलन की स्थिति में है, मतलब गति करने की कोशिश ही करेगा, लेकिन अभी इसमें कौन सा बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल, यानी घर्षण इसकी गति के विपरीत दिशा में। जो हम इसको उठा रहे हैं, इस मोबाइल को उठा रहे हैं बच्चों, ये वो मोबाइल का कवर दिख रहा है इसलिए आपको लगता है वो मोबाइल नहीं है, मोबाइल को उठा रहे हैं, देखो जरा उठा रहे हैं ना, समझो भाई साहब। तो बच्चों यहां पर ये मोबाइल को जब उठाते हैं तो धक्का देने की कोशिश कर रहा है, इस गिरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में ऊपर की ओर एक ऐसा घर्षण बल कार्य कर रहा है जो इसकी गति का विरोध कर रहा है। तो जब वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में है, अच्छा सीमांत संतुलन मतलब एक ऐसी स्थिति की, मतलब वो गति करने ही वाला है लेकिन गति नहीं कर रहा है, वस्तु गति करने ही वाला है लेकिन गति नहीं कर रहा है, इस स्थिति को हम बोलते हैं उसका सीमांत संतुलन। हम बल लगा रहे हैं तो एक ऐसी स्थिति तो जनरेट हो रही होगी कि वस्तु गति ही करने ही वाला है लेकिन गति नहीं कर रहा है, उस स्थिति को हम सीमांत संतुलन कहते हैं। और गति क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके विपरीत दिशा में, जिधर वो गति करना चाहता है उसके विपरीत दिशा में एक घर्षण बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल उसका विरोध कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस घर्षण के कारण ये वस्तु गति नहीं कर रहा है, तो उस घर्षण को बोलते हैं हम सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। ये अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होती है, ये चीज याद करो। अभिलंब प्रतिक्रिया क्या है, किसी वस्तु को हम चाहे नत समतल पर रखें चाहे ढलान पर रखें, नत समतल वही है ढलान, या तो आप किसी पृथ्वी के समांतर रख दो, कहीं भी रखो, तो उसकी लंबवत एक ऊपर की ओर बल कार्य करता है जिसे हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। अभिलंब प्रतिक्रिया, कोई वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति पे रहता है तो उसमें 4 बल कार्य करते हैं बच्चों, इसके पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा की थी। एक तो भाई साहब भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, एक वस्तु के लंबवत ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, एक बाह्य बल जो हम लगाएंगे और उसके विपरीत में एक घर्षण बल, तो 4 बल कार्य करते हैं। समझ रहे हो, थोड़ा समझ लो, जब समझ जाओगे सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि आज क्या पढ़ने वाले हो। ठीक, चलो अगला, सीमांत घर्षण का मान तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तल कैसा है, तल यदि खुरदुरा है तो घर्षण कम होगी, नहीं घर्षण अधिक होगी। यदि तल चिकना है तो फिर घर्षण कम होगी बच्चों। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो देखो, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा गले में खराश आ जाती है, पानी पी पी कर पढ़ाना पड़ता है, लेकिन बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। कोई बात नहीं बच्चों, जो पढ़ना चाहता है वो तो हमारे चैनल पे जुड़ा है। सीमांत घर्षण का मान तलों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तल का प्रकृति कैसा है, यदि चिकना हो जाए तो फिर सीमांत संतुलन की स्थिति में नहीं रहेगा, और कम, समझ रहे हो, फिसल जाएगा। सीमांत घर्षण का मान संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करती। क्षेत्रफल कैसा, आकृति कैसा, इस पर डिपेंड नहीं करता। प्रकृति कैसा है, चिकना है, खुरदुरा है ना, कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। चलो ये हो गया। अब घर्षण गुणांक 2 प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण के लिए स्थैतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण के लिए गतिक घर्षण गुणांक। अभी आपने एक चीज पढ़ा कि सीमांत घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया आर के समानुपाती होता है। मतलब भाई साहब एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक किनेटिक फ्रिक्शन, ऐसे ही होगा ना, समझ रहे हो। तो एक मान लीजिए स्थैतिक घर्षण और एक गतिक घर्षण, इन दोनों का अलग अलग गुणांक होगा। देखो एक चीज बताया गया, जो स्थैतिक के लिए हम बात करेंगे, स्टैटिक्स मतलब Fs समानुपाती होता आर के। जब इसको हटाओ तो यहां पर एक समानुपाती नियतांक लगता है जिसे म्यू एस, इसे ही बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम, इसे स्थैतिक घर्षण गुणांक, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ा कि भाई साहब जब घर्षण बल कार्य करेगा, ये सीमांत संतुलन की स्थिति में जो सीमांत घर्षण बल है वो अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। सिंपल है, ठीक है। तो
यदि हम समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा म्यू एस, इसी म्यू एस को हम स्थैतिक घर्षण गुणांक बोलेंगे। लेकिन वहीं पर बच्चा यदि हम एफ के करेंगे समानुपाती आर हो जाएगा। अब एफ के कर दो, म्यू के कर दो, ये गतिक घर्षण गुणांक हो जाएगा, बस सिंपल है। तो म्यू के बराबर एफ के बटा आर, ये लो, दो ही फार्मूला निकालना था। कंप्लीट हो गया आज का सेशन। अरे रुको जरा देख लेते हैं। देखो स्थैतिक घर्षण गुणांक, दो संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला सीमांत घर्षण बल एफएस अविलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कहां से आ गया? घर्षण के नियम से आ गया। कहां से बच्चा? घर्षण के नियम से। तो एफएस समानुपाती आर हो गया। समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा, जिससे क्या बोलेंगे? एक आनुपातिक नियतांक है, जिससे स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस को ही स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। तो म्यू एस बराबर एफ एस बटे आर। देर किस बात की? ये लो, स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो यार नन्ना मुन्ना बच्चा, कोई नहीं कहेगा कि मत लो। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, चीजें क्लियर है? यहां तक आप इसको तैयार कर लो। अर्थात जो म्यू एस का मान है एफ एस और आर के अनुपात के बराबर है। एफ एस क्या है? घर्षण बल है। आर क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया है। इन दोनों का अनुपात ही क्या है बच्चों? इन दोनों का अनुपात ही कहलाता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। अब बात करते हैं गतिक घर्षण गुणांक की। हाँ, उम्मीद करता हूं यार स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। अब इसमें भी दो संपर्क तलों के मध्य जो गतिक घर्षण बल है, गतिक मतलब गति कर रहा है, तब उस पे घर्षण बल एफ के है। कैनेटिक्स, गतिक मतलब कैनेटिक्स, फ्रिक्शन, घर्षण। कांस्टेंट यानी गुणांक, ऐसे ही होता है ना, कोफिशिएंट होता है गुणांक का, सॉरी यार, कांस्टेंट यानी तो नियतांक हो जाएगा, कोफिशिएंट है ना। चलो, तो ये हमारा एफ के समानुपाती आर अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है बच्चों। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, लग गया ना म्यू के। तो म्यू के बराबर एफ के बटा आर हो जाएगा, जो कि एफ के क्या है? गतिक घर्षण बल है, और आर क्या है? अविलंब प्रतिक्रिया। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? गतिक घर्षण गुणांक। सब कुछ लिख रखा है। गतिक घर्षण गुणांक गतिक घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर होता है। देर किस बात की बच्चों? लिख लो, ठीक है, इतना कर लिए। इसको भी यदि आप बेसिक जानकारी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि गतिक घर्षण गुणांक सदैव स्थैतिक घर्षण गुणांक से छोटा होता है। मतलब स्थैतिक मतलब स्थिर है, उसमें आपका घर्षण भी ज्यादा लग रहा है तो उसमें घर्षण गुणांक भी ज्यादा होगा। जिसमें ज्यादा घर्षण, एफ का मान ज्यादा होगा तो म्यू के का मान ज्यादा ही होगा। भाई गुणांक का मान किस पर निर्भर करता है? घर्षण पर निर्भर करता है। यदि घर्षण ज्यादा है, घर्षण बल का मान अधिक है तो घर्षण गुणांक भी ज्यादा होगा। स्थैतिक घर्षण बल अधिक होता है गतिक घर्षण बल से, इसलिए भाई उसका मान अधिक होता है। तो इस तरीके से लेक्चर हमारा क्या हो जाता है बच्चों? समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर करो यार। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।